सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। तब्दीली विद डॉक्टर दानिश के साथ हाजिर हैं। सुप्रीम कोर्ट के 8 जजेस का रिजर्व सीट पे फैसला तो आ चुका है, मुख्तसर फैसला, लेकिन अभी तक तफसीली फैसला नहीं आया है। और इस मुख्तसर फैसले के ऊपर एक तरफ सुप्रीम कोर्ट के 2 जजेस ने आखिर मुख्तसर फैसले ही पे अपना इख्तलाफी नोट दिया है, और इस इख्तलाफी नोट में आइन के आर्टिकल 51, 63, 106, 185, 175 के लिहाज से कहा है कि अगर ये फैसला एग्जिस्ट करेगा तो आइन के ये आर्टिकल जो हैं वो गैर मायने हो जाएंगे, यानी मावराए आइन जो है ये फैसला है। दूसरी तरफ ये जो इख्तलाफी नोट है उसमें ये कहा गया है कि गैर आइनी फैसला सुप्रीम कोर्ट का आइनी इदारे मानने के पाबंद नहीं है। गोया 189 जो आर्टिकल है आइन का उसमें उसके लिहाज से पाबंद है सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लोअर जो आपके अदालतें हैं वो माने और आइनी इदारे माने। लेकिन इस इख्तलाफी नोट में 189 की तशरीह नज़र आ रही है कि गैर आइनी मावराए आइन फैसला आइनी इदारे मानने के पाबंद नहीं है। अब आते हैं जनाब नजर सानी की अपील के हवाले से हुकूमत ने भी दे दिया है, इलेक्शन कमीशन ने भी उस रिज़र्व सीट के ऊपर जो है वो नजर सानी अपील कर दी है। अब चीफ जस्टिस ने भी इस नुक्ते को उठाया था नजर सानी के वक्त, ये तफसीली फ़ैसला आ जाना चाहिए था जो कि नहीं आया। उसके अलावा अब सवाल ये पैदा होता है कि पार्लियामेंट ने इस रिज़र्व सीट के हवाले से जो मुख्तसर फ़ैसला आया है उसके ऊपर कानून साजी की है और इलेक्शन एक्ट 2017 में उन्होंने तरमीम की है। तफसील हम अपने जो हमारे गेस्ट हैं उनसे बात करेंगे। मेरे साथ पाशा साहब, माहिर कानून, साबिक चेयरमैन एग्जीक्यूटिव कमेटी पाकिस्तान बार कौंसल, आपका बहुत शुक्रिया सर, आपने हमें ज्वाइन किया। मेरे साथ हैं जनाब कंवर दिलशाद साहब, साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन, आपका ही बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। और मेरे साथ हैं हाफिज़ एहसान अहमद साहब, माहिर कानून, आपका ही बहुत शुक्रिया सर, आपने हमें ज्वाइन किया। हसन रज़ा पाशा साहब, पहले तो मैं आपकी तरफ आ जाता हूँ। क्या आप, जाहिर है मैं तो तालिब इल्म हूँ, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि ये बताइए कि मुख्तसर फ़ैसले के बाद क्या आला अदालतों के फ़ैसले तफसीली आना ज़रूरी है, या कुछ ऐसे आपके मिलते हैं हमें माजी में कि कुछ फ़ैसले जो मुख्तसर आए उसके बाद तफसीली फ़ैसला गोल कर दिया गया? एक तो ये आप बताइएगा। तीसरा मुझे ये बताइएगा कि रिज़र्व सीट के हवाले से जो 8 रुकनी बेंच ने जो फ़ैसला दिया है उसकी जुरिडिक्शन क्या है सर, कौन सी जुरिडिक्शन है? क्योंकि 187 का जिक्र नहीं है, 185 पे क्वेश्चन मार्क है, 175(2) इनकी अपनी जुरिडिक्शन है। तो इन्होंने किस जुरिडिक्शंस के तहत ये रिज़र्व सीट पे फ़ैसला दिया है? और फिर हमने इख्तलाफी नोट पे बड़ी तफसील से चीज़ देखी कि इसी मुख्तसर क्या कहते हैं फ़ैसलों पे इन्होंने तकरीबन 29 सफ़ात के कई पॉइंट्स हैं, मेरा ख्याल है कोई 30 से 35 पॉइंट्स पर बताया गया है कि ये मावराए आइन है। और मावराए आइन के हवाले से 51, 63, 106, 185, 175 को सामने रखा गया है। बाकी बातें मैं बाद में करूंगा, पहले इस पे आ जाता हूं। जी हसन रज़ा पाशा साहब। जी डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच, आपने मौका दिया मुझे। गुजारिश ये है कि पिछले कुछ अरसे से ये ट्रेंड चल पड़ा कि शॉर्ट ऑर्डर हो जाता है और डिटेल जजमेंट जो है वो कहीं जाके कई महीनों के बाद आती है, और जब उस पर रिव्यू जाता है तो वहाँ पे फिर एक प्रॉब्लम ये आती है पिटिशनर्स को कि जजिस के खिलाफ वो फैसला होता है उनके खिलाफ उनको ये परेशानी आ जाती है कि वो इन्फ्रेक्चस हो जाती है, उस पर अमल दरामद हो जाता है, और अब मुझे में आता है कि अब तो पुलों के नीचे से पानी बह चुका है।
बिल्कुल इसको और वो मोअज़्ज़ज़ जज साहबान ने जो इख्तिलाफी नोट लिखा उसमें उन्होंने बड़े कैटेगरिकली ये लिखा कि अगर इसकी इम्प्लीमेंटेशन होगी तो फिर आर्टिकल 51, 63 और 106 को 51 और 106 में वाज़ेह पे ये लिखा हुआ है नोटिफिकेशन के 3 दिन के अंदर अंदर आज़ाद जो भी अरकान असेंबली होते हैं उन्होंने कोई पार्टी ज्वाइन करनी होती है, और जब आप एक पार्टी ज्वाइन कर लेते हैं तो फिर उसके बाद अगर किसी और पार्टी में जाते हैं तो फ्लोर क्रॉसिंग की जद में आते हैं और फिर आपको डी सीट होना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे 3 दिन के बजाय 15 दिन भी दे दिए गए, इतने अरसे के 4 महीने के बाद उनको 15 दिन मजीद दिए गए, और अब ये है कि अंडर द शेल्टर ऑफ दिस शॉर्ट ऑर्डर आप फ्लोर क्रॉसिंग भी कर सकते हैं। बिल्कुल एक को मैं समझ रहा हूँ कि जो अक्सरियती है मुअज़्ज़ज़ 8 मेंबर्स बेंच का, उन्होंने सब्सटैंशियल जस्टिस किया, और ये बात आई थी हेयरिंग के दौरान कि सब्सटैंशियल जस्टिस भी कोई चीज होती है। चूंकि इनको बल का निशान से ले लिया गया, लिहाजा इनके साथ बड़ी ज्यादती है, और इस गलत जजमेंट और ऑर्डर की वजह से जो स्ट्रक्चर बनना है वो सारा इसको स्मैश कर देना चाहिए। क्या ये बल्ले का केस समाअत के लिए आया था? रिव्यू मैं आ जाता हूं जनाब हसन रज़ा पाशा साहब, रोकता हूं, आपका आवाज़ क्लियर नहीं है और आपका पॉइंट ऑफ व्यू आना ज़रूरी है। कमर दिलशाद साहब की तरफ आ जाते हैं। कमर दिलशाद साहब, इलेक्शन कमीशन ने भी, हुकूमत ने भी इसके ऊपर फैसला अपना नज़रसानी अपील कर दी, अब इलेक्शन कमीशन भी नज़रसानी अपील कर रहा है। दूसरी तरफ पार्लियामेंट ने इलेक्शन एक्ट 2017 में तरमीम कर दी है और क्लेरिफिकेशन हो गई है कि और 2017 यानी रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट किया है। तो इसको, इस फैसले को कितना आप आईनी समझते हैं, गैर कानूनी समझते हैं? दो इख्तलाफी नोट भी सामने हैं, आप कैसे देखते हैं? इलेक्शन कमीशन नज़रसानी पे गई है, उसका क्या पॉइंट ऑफ व्यू आप समझते हैं? और इलेक्शन एक्ट 2017 में जो पार्लियामेंट ने तरमीम की है उसके बाद क्या सूरत हाल पैदा होती है? जनाब डॉक्टर साहब, सबसे बड़ी अहम बात यह है कि जो फैसला आया है, इख्तलाफी नोट आया है, वो ठीक है, बेहतरीन उन्होंने अपने दलाइल दिए हैं आइन के हवाले से। आइन का आर्टिकल 51 लगाया, 106 लगाया, 63 लगाया, 175, सब बेशुमार उन्होंने आइन के आर्टिकल का हवाला दिया। तो हम इन दो इख्तलाफी नोट लिखने वाले जो मौजूद जज हैं, इनका इसके लिए कोई हैसियत नहीं होगी, क्योंकि असल तो फैसला है अक्सरियती जजों का फैसला। तो अक्सरियती ने कोई फैसला दे दिया 12 जुलाई को, अब ये रिकॉर्ड का हिस्सा बन जाएगा, आइंदा गाइडलाइन भी मिल जाएगी। लेकिन डॉक्टर साहब, आपको याद होगा कि जब उमर अता बंदियाल ने ये कहा कि फ्लोर क्रॉसिंग के वोट जो हैं वो वोट तो कास्ट कर सकते हैं लेकिन गिनती में शामिल नहीं कर सकते, तो हमने आपके प्रोग्राम में ये कहा कि चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने आइन की रीड्राफ्टिंग कर दी। वो उनका मजाज नहीं था, कानून में इजाजत नहीं है, लेकिन बहरहाल जो मिनॉरिटी जो थे हमारे इख्तलाफी नोट लिखने वाले, उन्होंने यही पॉइंट दिया कि जनाब जस्टिस उमर अता बंदियाल ने आइन की रीड्राफ्टिंग कर दी। उस वक्त की जो गवर्नमेंट थी या पोजीशन थी, तो उन्होंने तो उसको अप्रिशिएट भी किया, गवर्नमेंट ने उसको अप्रिशिएट किया। लेकिन सबसे बड़ी अहम बात यह है कि इसी तरह के फैसले आते रहते वो रिकॉर्ड का हिस्सा बन जाएंगे। असल बात यह है जो अक्सरियती फैसला आ गया है वो वही बालादस्त रहेगा, उस पर अमल दरामद किया जाएगा। आज जस्टिस मंसूर अली शाह ने बड़ी अहम बात कह दी है कि हम अदालत के हर फैसले पर अमल दरामद करवाएंगे। लेकिन जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने जो नज़रसानी की दरख्वास्त दी है वो बड़ी सवालिया निशान है। उन्होंने ये कहा है कि जो अक्सरियती फैसला है इसका अवहाम है और ये मफरूजों पर मबनी है। ये बहुत बड़ी बात कही है इलेक्शन कमीशन के चेयरमैन ने। लेकिन साथ उन्होंने ये भी कहा है कि जनाब सबसे बड़ी अहम बात यह कि हमारे इलेक्शन एक्ट 208 के तहत तहरीक इंसाफ का तो सियासी पार्टी की हैसियत से मौजूद ही नहीं है। उन्होंने 5 साल से इंतखाबात ही नहीं करवाए।
हमारे रिकॉर्ड के मुताबिक ना चेयरमैन है और ना ही सेक्रेटरी जनरल है। अब ये ख्वातीन की नशिस्तें जो भी है मिनॉरिटी की, ये जो हमारे पास कागजात नामजदगी आएंगे उसमें कानून पे लिखा हुआ है कि चेयरमैन या सेक्रेटरी जनरल की दस्तखतों से वो कागजात पेश की जाते हैं। अब तो इलेक्शन कमीशन के रिकॉर्ड में ना चेयरमैन है, ना सेक्रेटरी जनरल है, ना वर्किंग कमेटी है, ना कोर कमेटी है, उन्होंने ढांचा ही नहीं है। उन्होंने ये भी इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने सुप्रीम कोर्ट से सवाल किया है कि जनाब जिस पार्टी का ढांचा ही कोई ना हो तो हम उनके कागजात नामजदगी किस आइन और कानून के तहत एक्सेप्ट करें या मंजूर करें या मसूल करें। तो ये भी एक दोनों केस जो है वो अच्छा सर, पार्लियामेंट ने जो, मैं यहाँ से आपका थोड़ा सा टाइम इस पे भी थोड़ा सा कमेंट्स कर दें। इलेक्शन कमीशन का तो आपने बिल्कुल बता दिया है। दूसरा ये है कि जी सुप्रीम कोर्ट के 8 जजेस कह रहे हैं कि जी हमारे फैसले हर सूरत में माने जाएंगे। अच्छा, जुरिडिक्शंस में मैंने हसन रज़ा पाशा से पूछा है, मैं हाफिज़ साहब से भी पूछूंगा, लेकिन आप ये बताएं कि पार्लियामेंट ने कानून साजी कर दी है और इलेक्शन एक्ट 2017 में तरमीम कर दी है और वो तरमीम क्लियर कर दी है कि किन लोगों को सीट रिज़र्व नहीं मिलेगी। इसके बाद इस फैसले की क्या हैसियत रहती है जो ऑलरेडी 2 जजेस कह रहे हैं कि ये गैर आइनी गैर कानूनी फ़ैसला है, इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि इस फैसले मफरूज़ों पे दिए गए हैं, पॉपुलर फ़ैसला है, सियासी फ़ैसला है, कोई जुरिडिक्शन नहीं है, आइन मावरा आइन फ़ैसला हुआ है। तो पार्लियामेंट ने जो कानून साजी की है उसकी कितनी हैसियत है, इस पर थोड़ा सा बताएं, फिर मैं जाता हूँ जनाब एहसान साहब की तरफ। जी मेरा ख्याल है आवाज़, जी एहसान साहब आपकी तरफ आ जाता हूँ। हाफिज़ एहसान साहब, आप कैसे देखते हैं सर, ये जो सवालात मेरे हैं मैं दोबारा रिपीट करूं या आप ये सवालात सुन चुके हैं, इसका जवाब देना चाहेंगे? नहीं डॉक्टर साहब, बिस्मिल्लाह। डॉक्टर साहब मैंने आपकी सारी बात सुन ली है। अब 2 चीज़ें बड़ी वाज़ेह हैं इस चीज़ के अंदर। एक चीज़ ये है कि पाकिस्तान का जो आइन है उसके नीचे ये सारी चीज़ें ताबे हैं। उसके नीचे आपकी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान भी ताबे है, उसके नीचे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान भी उसके अंदर ताबे है और उसी के नीचे आपकी पार्लियामेंट भी काम करती है। अब पार्लियामेंट जो है उसको आर्टिकल 70 के अंदर पाकिस्तान के अंदर जो फेडरल लॉज हैं, जो आपका शेड्यूल 1 पार्ट 4 के अंदर है, उसके अंदर लेजिस्लेशन का इख्तियार हासिल है और ये इख्तियार जो है उन्हें अनब्रिडल्ड हासिल है और उसके अंदर आप कोई कदगन नहीं लगा सकते। और वो कदगन जो है वो ख़ुद लगा सकते हैं, किसी को प्रॉस्पेक्टिव लेजिस्लेशन कर लें या किसी को रिट्रोस्पेक्टिव लेजिस्लेशन कर लें, और दुनिया भर के अंदर ये पार्लियामेंट के पास इख्तियार है। और इसीलिए पार्लियामेंट जो है वो इस सारे सिस्टम के अंदर जो है वो एक मदर ऑफ द पार्लियामेंट के नाम से भी, जिस तरह आप कहते हैं ना कि उस सारे सिस्टम के अंदर जो असल जान है वो पार्लियामेंट है, जिसके इर्द गिर्द ये सारा निज़ाम मुमलिकत जो है वो घूमता है। अब दूसरा उसके अंदर ये है कि क्या पाकिस्तान की जो सुप्रीम कोर्ट है वो आइन से मुबर्रा है या आइन के ताबे है, और उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 175(2) है, वो ये कहता है कि पाकिस्तान की कोई भी अदालत बशमूल सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और इवन आपकी जो है वो वही काम या जुरिस्डिक्शन इस्तेमाल करेंगे जो उन्हें कानून आइन उसकी जो है इजाज़त देता हो या उन्हें पार जो है वो कन्फर करता हो। तीसरा इस चीज़ के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन का बड़ा वाज़ेह है, जो आपका आर्टिकल 218 है, 219 है, 220 है और 225 तक जाता है कि जिसके अंदर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का एक रोल भी डिफाइन, फंक्शंस भी डिफाइन है, और अगर आपके पास कोई इलेक्शन डिस्प्यूट्स आते हैं तो उसको आर्टिकल 225 के नीचे जो आपके ट्रिब्यूनल्स बनते हैं उसकी तरफ लेके जाते हैं। अब आ जाते हैं उस चीज़ के अंदर कि जो पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने 12 जुलाई को एक फ़ैसला किया है, क्या वो फ़ैसला पाकिस्तान के आइन और कानून के ताबे होकर किया है कि क्या वो पाकिस्तान का जो उस वक़्त उनके सामने एक लिस्ट थी उसके मुताबिक फ़ैसला किया है कि क्या उन्होंने उसके अंदर जो है, जिस तरह ये है कि आप सब्सटेंशियल जस्टिस है या आर्टिकल 187 के ऊपर जाके किया है या आर्टिकल 17 के ऊपर जाके किया है, ये है वो बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क जिसके ऊपर बात की जा रही है। दूसरा इसके अंदर ये है कि एक प्रीमेच्योर हमने डिस्कशन की हुई है कि जिसके अंदर हम ये कहते हैं कि अभी तक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फैसला अमल दरामद नहीं हुआ, और भाई सुप्रीम कोर्ट के 12 जुलाई के अंदर कोई कट ऑफ डेट जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को नहीं दी गई कि आप इस फैसले के ऊपर अमल करके हमें उसकी कंप्लायंस रिपोर्ट करें। उन्होंने जो फैसला दिया है उसके अंदर उन्होंने खुद एक विंडो क्रिएट की है जो आर्टिकल 188 के नीचे है कि अगर आपको उसके अंदर कोई प्रॉब्लम आ सकती है तो आप हमारे पास रिव्यू के लिए आएँ और हम उस चीज़ का फैसला
करेंगे। और उसी के अंदर उन्होंने क्लैरिफिकेशंस के लिए पीटीआई को भी कहा है, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को भी कहा, और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कर ली है। अब अगली जो चीज़ उसके अंदर इंपॉर्टेंट है कि क्या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का मैंडेट जो है वो री राइटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इंसर्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन या अमेंडमेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन है या नहीं है। वो पाकिस्तान या दुनिया भर के ज्यूरिस्ट इस तरह ये कहते हैं कि किसी भी सुप्रीम कोर्ट के पास ये इख्तियार नहीं है, ये आपकी पार्लियामेंट के पास इख्तियार है। अब अगला सवाल ये है कि क्या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जो बज़ाहिर वो फैसला किया है, वो जो आर्टिकल्स उसके पास एक कंट्रोवर्सी आई थी वो आर्टिकल 51 की थी, आर्टिकल 106 की थी, सेक्शन 104 के अंदर था, और उसके बाद रूल 94 के अंदर था। क्या सुप्रीम कोर्ट ने उसकी तशरीह करके वो फैसला किया है? तो बज़ाहिर जो शॉर्ट ऑर्डर आपका आया है, ना वो रेफरेंस दे रहा है आर्टिकल 17 के ऊपर, ना वो रेफरेंस दे रहा है आर्टिकल 187 के ऊपर, ना वो रेफरेंस दे रहा है आर्टिकल 51, 106, सेक्शन 104 और रूल 94 के अंदर। अब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया क्या है? जो असल चीज़ है, सुप्रीम कोर्ट ने बुनियादी तौर पे जिसकी तरफ एक डिसेंटिंग व्यू भी आया है वो है सुप्रीम कोर्ट ने एक पॉलिटिकल फैसला किया है, और वो पॉलिटिकल फैसला जो है वो पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट नहीं कर सकती। सुप्रीम कोर्ट एक अच्छा सर, ये फैसला कौन करेगा? ये फैसला कौन करेगा कि सुप्रीम कोर्ट, जैसे इख्तलाफी नोट में ये बताया गया कि कोई आईनी इदारा सुप्रीम कोर्ट के गैर आईनी फैसले मानने का पाबंद नहीं है। हम और आप यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, खुद जजेस ये कह रहे हैं कि ये 8 रुकनी जो फैसला है, जैसे आपने खुद भी कहा आर्टिकल 17 और 187 का भी हवाला दिया, 185 भी है, 175 टू ज्यूरिडिक्शंस भी सामने है, तो ये और हुकूमत भी कह रही है, हर तरफ से ये बात आ रही है कि ये फैसला पॉलिटिकल है, सियासी है, पॉपुलर है, आईनी नहीं है। तो अब एक गैर आईनी फैसला जिसकी वजाहत 2 रुकनी बेंच ने कर दी कि हर गैर आईनी फैसला मानने के पाबंद नहीं है, जो 189 की तशरीह, मैं समझता हूँ ये 189 की तशरीह हो गई। अब ये फैसला कौन करेगा? 8 रुकनी बेंच के फैसले की मौजूदगी में और पार्लियामेंट के इलेक्शन एक्ट 2017 की तरमीम में कि ये फैसले गलत हैं और इसको इम्प्लीमेंट नहीं होना चाहिए। देखिए डॉक्टर साहब, 2 चीज़ें हैं इसके अंदर। एक तो चीज़ ये है कि इसके अंदर 2 राय कोई नहीं है कि पार्लियामेंट जो आपकी कोर्ट है अगर कोई फैसला करती है तो वो आर्टिकल 189 के नीचे सारे इंस्टीट्यूशंस या इंडिविजुअल्स पाबंद है। लेकिन उसके साथ साथ ये भी पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट के फैसले हैं कि पाकिस्तान के अंदर अगर कोई गैर आइनी ऑर्डर करता है या गैर आइनी डायरेक्शन करता है तो वो पाकिस्तान के किसी एग्जेक्टिव के ऊपर या किसी इंस्टीट्यूशन के ऊपर पाबंद नहीं, और उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट की बेशुमार जजमेंट्स भी हैं, चूँकि आपको लॉफुल ऑर्डर ही आपने कंप्लाई विद करना है। अब उस दरमियान जो रास्ता क्या है जिसकी तरफ हमने जाना है, वो रास्ता ये है कि अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने ये सारी चीज़ें आ जाती हैं, जिस तरह वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर आर्टिकल 51 के अंदर जिस तरह कहा है कि सुप्रीम कोर्ट सस्पेंड नहीं कर सकती, री राइट नहीं कर सकती, इंसर्ट नहीं कर सकती, और ये सारी चीज़ें अगर रिव्यू के अंदर चली जाती हैं और सुप्रीम कोर्ट दोबारा उस चीज़ को देखती है और पार्लियामेंट की लेजिस्लेशन भी उसके अंदर आ जाती है, और मैं ये समझता हूँ कि पार्लियामेंट की लेजिस्लेशन जो है वो ऑलरेडी जो सेटल्ड एक इनबिल्ट सिस्टम था इस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, चाहे डिक्लेरेशन की हद तक है, आप वापस नहीं ले सकते आर्टिकल 51 के अंदर, सेक्शन 104 के अंदर आप लिस्ट आउट ऑफ द टाइम नहीं दे सकते चूंकि इलेक्शन शेड्यूल जब आपने कर दिया हो, और रिटर्निंग ऑफिसर के सामने सेक्शन 66 के अंदर जब आपकी पार्टी लिस्ट आ जाए तो आप उसको रिवर्स नहीं कर सकते। ये सारी की सारी सर मैं यहाँ रोकूंगा, मैं यहाँ रोकूंगा, आपको इसी पे लाऊंगा मैं कि मैं यही तो पूछना चाह रहा हूँ सर कि सुप्रीम कोर्ट के पास दोबारा जाएगा ये फैसला। 8 रुकनी बेंच है सर, जाहिर है बड़ा बेंच है। अगर उन्होंने, जैसे कि अभी एक मैं सुन रहा था जस्टिस मंसूर का स्टेटमेंट कहीं है कि हम अपने फैसले को हर सूरत में इम्प्लीमेंट कराएंगे, तो अगर गैर आइनी फैसला सामने नज़र आ रहा है, 2 इख्तलाफी नोट भी है, इलेक्शन एक्ट 2017 के ऊपर तरमीम भी है, इलेक्शन कमीशन की आपके और हुकूमत की नज़रसानी अपील भी है, तो इस सूरत हाल में तो अगर सुप्रीम कोर्ट के ये 8 जजेस नहीं मानते हैं और वो कहते हैं जी हमारा फैसला माना जाएगा, तो फिर क्या होगा? एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, फिर वापस आते हैं। वेलकम बैक जी। हसन रजा पाशा साहब, मेरी आवाज़ आ रही है आपको? जी आ रही है।
अच्छा हसन रज़ा पाशा साहब, क्योंकि पहले सेगमेंट में हम आपको सुन नहीं सके, हम चाहेंगे सर मैं आपके सामने लेके आता हूँ 8 रुकनी फैसला, मुख्तसर फैसला, फिर मैं आपके सामने लाता हूँ सुप्रीम कोर्ट के 2 जजेस का इख्तलाफी नोट, जिसमें वाज़ेह तौर पर उन्होंने आइन के आर्टिकल्स को मेंशन करते हुए इस फैसले को मावरे आइन कहा है। अब आइए तीसरा, पार्लियामेंट ने इलेक्शन एक्ट 2017 में तरमीम कर दी है सर, मेरा ख्याल है आर्टिकल शायद 104 है, 66 है। अब ये भी आ गया पार्लियामेंट का फैसला, कानून में तरमीम। अब उसके बाद इलेक्शन कमीशन ने भी नजरसानी के लिए अपील की है और हुकूमत ने भी नजरसानी अपील की है। होगा क्या सर, इसका होना क्या चाहिए, चलें ये पूछ लेता हूं। डॉक्टर साहब, आपके 3 क्वेश्चंस हैं। देखें, जो उस वक्त मैं अर्ज कर रहा था पहले, जो तकरीबन वही क्वेश्चन आपने रिपीट किए हैं कि जो 2 रुकनी बेंच ने 3 आर्टिकल्स का हवाला दे के कहा कि इस फैसले को इम्प्लीमेंट करने के लिए इनको सस्पेंड करना पड़ेगा, तो उसमें तो बिल्कुल मैं समझता हूं कि अगर आइन की उन 3 आर्टिकल्स को मद्देनजर रखा जाए तो फिर तो सस्पेंड करना पड़ेगा, तभी इम्प्लीमेंटेशन। और शायद इसी वजह से 2 मुअज़्ज़ज़ में जज साहिबान ने जो इख्लाफी नोट लिखा उसमें उन्होंने ये भी साथ कह दिया, और अमूमन कभी नहीं हुआ कि खिलाफी नोट रखने वाले जजेस ने मेजॉरिटी व्यू को इस वजह से रिजेक्ट किया और कहा हो कि इसको इम्प्लीमेंट ना करें क्योंकि ये गैर आईनी है। ये पहली दफा इस पूरे इस अरसे में ये हुआ है कि ऐसा उन्होंने डायरेक्शन दी है। तो गैर आईनी इसीलिए कहा कि किसी भी आर्टिकल में ये 15 दिन या फ्लोर क्रॉसिंग की सवर करके इसको इम्प्लीमेंट ना किया जाए। अब आते हैं जो पार्लियामान ने जो की है अमेंडमेंट। देखिए, पार्लियामान का इख्तियार अमेंड करने का आइन को भी और कानून को भी वो इख्तियार बिल्कुल मौजूद है, उससे डिनाई नहीं कर सकता। साथ ही साथ अदलिया को भी ये इख्तियार हासिल है कि वो किसी अमेंडमेंट को या किसी एक्ट को सेट असाइड कर सकती है और को खत्म कर सकती है। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि उस एक्ट को या अमेंडमेंट को अनडू करने के लिए जो कानूनी और आईनी हवाला है वो ये है कि वो अमेंडमेंट या कानून जो बनाया गया है वो आइन के बेसिक स्ट्रक्चर के खिलाफ है। अब देखना ये है कि ये जो अमेंडमेंट्स 2 की हैं पार्लियामान ने, क्या ये आइन के बेसिक स्ट्रक्चर के खिलाफ है? तो अगर आप देखें कि आर्टिकल 51, आर्टिकल 106 और 63, तो वहां पे कोई भी एक अमेंडमेंट भी इन आर्टिकल्स के मुताबिक नहीं है। पार्लियामान में कोई तकरीर मैंने तो अब उसके लिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को स्ट्राइक डाउन करने के लिए देखना पड़ेगा कि क्या गैर आईनी ओ सर जो मुख्तसर फैसला है सर ये बताएं, जो मुख्तसर फैसला दिया है सुप्रीम कोर्ट ने, अब मुझे ये बताइए वो कौन सा कानूनी और आईनी है सर? जब वो उस वक्त उन्होंने नहीं देखा, पॉपुलर फैसला दे दिया, दबाव में फैसला दे दिया, सियासी फैसला दे दिया, लिख रहे हैं यहाँ पर सुप्रीम इलेक्शन कमीशन ने भी कह दिया है भाई अजब फैसला दे दिया। तो जब उस वक्त जब फैसला मुख्तसर दिया वो आइन और कानून से मुतसादम है, तो इसमें इस फैसले को अंडू करते वक्त वो क्या देखेंगे सर? कौन सा देखेंगे? वो यही देखेंगे ना कि हमने फैसला किया है, मेरा जिस्म मेरी मर्जी, मेरी अदालत मेरी मर्जी। मुझे तो यही नजर आ रहा है। डॉक्टर साहब, बड़ा यूनिक फैसला है कि अपील डिसमिस और इम्प्यूग्ड ऑर्डर सेट असाइड। सर मुझे एक आपसे हेल्प चाहिए सर, क्योंकि आप कानूनी आदमी हैं, आप कानूनी आदमी हैं। मुझे आपसे एक हेल्प चाहिए सर, मैं तालिब इल्म हूं, मुझे आपसे एक हेल्प चाहिए। जो भी हो रहा है हो, मुझे ये बताइए, मैं आपसे क्लियर कट पूछ रहा हूं कि क्या सुप्रीम कोर्ट के 8 रुकनी बेंच का मुख्तसर फैसला मावरे आइन है सर?
मेरी बतौर स्टूडेंट ऑफ लॉ मेरे ख्याल के मुताबिक फिलहाल जो अभी आया है वो कोई आइन के मुताबिक नहीं है, मावरा आइन है। अब मुझे ये बताइए सर कि क्या मावरा आइन फैसला किसी आइनी इदारे को मानना चाहिए सर, हुकूमत को या आइनी इदारे को? ये डॉक्टर साहब नहीं मानना चाहिए। आप तीसरा सर, मैं आपके पॉइंट ऑफ व्यू पे आ रहा हूं, अभी छोड़ दें, मैं आपको पकड़ के बैठा हूं, आप मेरे लिए जज हैं, कानूनदान है सर, वकील हैं, इतने बड़ी पोस्ट पे। तीसरा ये है कि पार्लियामेंट ने जो इलेक्शन एक्ट 2017 में तरमीम की है वो क्या बेसिक स्ट्रक्चर से क्लैश कर रहा है, इस्लामिक प्रोविजन से क्लैश कर रहा है, फंडामेंटल राइट से क्लैश कर रहा है, आइन के किसी आर्टिकल से क्लैश कर रहा है जिसकी बुनियाद पर अदालत कहे कि नहीं यार ये जो कानून साजी है सही नहीं है? जल्दी से सर। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, दे दिया है कि बिल्कुल नहीं सर, बिल्कुल नहीं। बहुत शुक्रिया आपका सर, मैं जरा टाइम कम हो गया, आपका ये जो इंटरनेट प्रॉब्लम है जिसकी वजह से हम डिस्टर्ब बहुत हो रहे हैं। कमर दिलशाद साहब, मैं आपसे एक क्लियर कट सवाल पे आ रहा हूं सर, और वो ये आ रहा हूं कि सर मैं जब आइन का आर्टिकल 226 पढ़ता हूं तो उसका क्लैश है डायरेक्ट 51 से, क्योंकि आइन का आर्टिकल 226 ये कहता है कि जितने भी इलेक्शन है 336 जो आपकी अब हाउस है उसमें सारे इलेक्शन वजीर आजम को छोड़ के और चीफ मिनिस्टर को छोड़ के खुफिया बैलेटिंग से हो, तो फिर ये रिजर्व सीट अकलियत की, वुमेन की, ये क्या है सर? दरअसल ये जनरल परवेज मुशर्रफ साहब ने अपनी जो बनाई थी पार्टी पाकिस्तान मुस्लिम लीग क्यू, उसको मजबूत करने के लिए उन्होंने ये 165 के लगभग ख्वातीन माइनॉरिटी की सीटें जो है उसमें इजाफा कर दिया। लेकिन सबसे बड़ी बात डॉक्टर साहब ये है कि जब ये 18वीं अमेंडमेंट आई तो उन्होंने तमाम ये दावा किया कि हमने जनरल परवेज मुशर्रफ के तमाम काले कानून ख़त्म कर दिए हैं, लेकिन जनाब ये जो काला कानून था ख्वातीन के सिस्टम पर वो बरकरार रखा। ये इनकी बदनीति देखे सियासतदानों की, क्योंकि उन्होंने अपनी गर्लफ्रेंड को भी, बाकी दोस्तों को भी, रिश्तेदारों को भी, शराफिया को भी उन्होंने एडजस्ट करना था। तो वो एडजस्ट करने के लिए उन्होंने कोई परवेज मुशर्रफ की इस शेख को तो कबूल कर लिया, और बाकी लोग दावे करते रहे कि हमने परवेज मुशर्रफ की तमाम गैर कानूनी और काला कानून ख़त्म कर दिया। तो ये तो उनकी बदनीति है। पहली बात ये कि इंटरनेशनल लॉ, पाकिस्तान का लॉ, उसमें ये ख्वातीन जो है सिलेक्टेड हैं, ये नॉमिनेटेड हैं, ये इलेक्टेड नहीं हैं आर्टिकल 226 के तहत। इसके ऊपर बड़ी बहस चली, और जब आप हैरान होंगे जब 10 अप्रैल 2010 को जब 18वीं अमेंडमेंट कबूल हो गई थी, उस वक्त के चीफ जस्टिस इरफान चौधरी ने बहुत अहम फैसला दिया था, मेरे पास काफ़ी मौजूद है। उसमें उन्होंने कहा था कि हमने इनकी ख्वातीन की नशिस्तें, माइनॉरिटी की नशिस्तें ख़त्म कर देनी है, गैर कानूनी। उसमें बड़े सख्त जुमले ख्वातीन के बारे में जस्टिस रमदे साहब ने ज़्यादा की, वो भी हमारे पास रिकॉर्ड का हिस्सा। लेकिन इसके बाद उन्होंने अपना 19वीं अमेंडमेंट में सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस और जजों की बहाली अपॉइंटमेंट के बारे में वादा कर लिया गवर्नमेंट पाकिस्तान के साथ, और वो उसको नजरअंदाज कर दिया। वो सारा रिकॉर्ड हमारे पास मौजूद है कि 17 रुकनी बेंच ने ये कहा कि आइन के आर्टिकल 226 के तहत ये ख्वातीन जो है ये इलेक्टेड नहीं है, ये सिलेक्टेड है, नॉमिनेटेड है। लेकिन अब ये देखें कि पूरे पाकिस्तान में जो बहस चल रही है, ये तो बहस वहाँ बैठ गई है असम्बलियों में, कौमी असम्बली में, सिपाही असम्बली में खाना पूरी करने के लिए। इनका कोई रोल नहीं है किसी मामले में, लेकिन बहरहाल ये बैठी हुई, और हमारी जो 18वीं अमेंडमेंट में इसको बाकायदा तहफ़्फ़ुज़ दे दिया गया। ठीक है, यानी अशराफिया के लिए ये सीट बनी है, गर्लफ्रेंड के लिए बनी है, सेक्रेटरीज के लिए बनी है, इसी किस्म के लोगों को मैंने सुना है कि नॉमिनेट कर दिया जाता है। जनाब आपके एक तो मैं हाफिज़ एहसान अहमद साहब, इस पर भी थोड़ा सा कमेंट्स कर दीजिएगा, लीगल आप क्या देखते हैं सर? 226 भी है। दूसरा ये बताइए सर कि 8 रुकनी फैसला भी है, 2 जजेस का इख्तलाफी नोट भी है, पार्लियामेंट की कानून साजी भी है, और ये हम नज़रसानी के लिए भी जा रहे हैं, तो होगा क्या सर? होना क्या चाहिए? अच्छा डॉक्टर साहब एक तो ये है कि ये जो रिज़र्व सीट्स हैं, मेरा ख्याल ये है कि इन्हें ख़त्म कर देनी चाहिए, और जो हमारी मिनॉरिटीज़ की हैं या उन्हें डायरेक्ट की सीट के अंदर कन्वर्ट कर दिया जाए, या सिर्फ उस हद तक उन्हें रहने दिया जाए। ये जो विमेन वाला मामला है ये सिर्फ और सिर्फ ब्राइब है, अपीसमेंट है,
और स्पेशली जब आपके इलेक्शन एक्ट 2017 के अंदर आपने सेक्शन 205 को इंट्रोड्यूस कर दिया है कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जब इलेक्शंस के अंदर आएगी तो वो इतने मिनिमम नंबर्स जो हैं वो मेरा ख्याल है 5% है कि वो डायरेक्ट इलेक्शंस जो है उसके अंदर ख़वातीन को वो सीट देगी। तो अगर 2017 के अंदर इसे रियलाइज़ कर लिया गया है तो इन सीट्स को ख़त्म कर दिया जाए प्रोविंशियल असम्बलीज़ के अंदर भी और नेशनल असम्बली के अंदर भी। चूँकि अगर आप 2002 से लेके 2024 तक देखें तो ये तो एक हकीकत है कि चलें रिप्रेजेंटेशन देना और बात है ख़वातीन को, उसमें कोई शक नहीं है, लेकिन क्या उनकी जो कंट्रीब्यूशन पिछले 20 साल के अंदर इस मुल्क के अंदर रही है वो एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है। दूसरा ये है कि क्या इन पॉलिटिकल पार्टीज़ ने अपने पॉलिटिकल वर्कर्स को अंदर लेके आए हैं कि अपने रिलेटिव्स को लेके आए हैं, और वो भी रिलेटिव्स वो हैं कि एक तरफ मियाँ बैठा हुआ है और दूसरी तरफ बीवी भी उस तरफ से आई हुई है, और या उसकी भतीजी आई हुई है या इवन दादी आई हुई है वहाँ के ऊपर। तो मेरा ये ख्याल ये है कि इस सारे सिलसिले से निकल आना चाहिए और ये इन पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए भी बेहतर और सिस्टम के लिए भी बेहतर है। अगली जो चीज़ आपने कही है वो कही है, अब मैं आपको सिर्फ एक एग्जांपल देता हूँ, वो ये है कि हमारे इस मुल्क के अंदर दो बड़ी जजमेंट्स आई थी। एक जजमेंट आई थी जब पंजाब के इलेक्शन के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने एक सुओ मोटो लिया था, और वो सुओ मोटो जो है वो 9 मेंबर से चलता चलता जो है वो कम होता गया। उसके अंदर 2 जजेस साहबान के डाइसेंटिंग नोट्स है। एक उसके अंदर डाइसेंटिंग नोट था जस्टिस अतर मिनल्ला का, और एक डाइसेंटिंग नोट था उसके अंदर जस्टिस याया अफरीदी साहब का। आप दोनों ज़रा वो नोट पढ़ लें तो उसके अंदर जो बेंचमार्क वो यही था कि सुप्रीम कोर्ट को किसी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ के अंदर अपना शोल्डर नहीं देना चाहिए, पॉलिटिकल फैसले जो हैं ये खुद अपने तय करें, और सुप्रीम कोर्ट को अपनी जुरिस्डिक्शन जो है वो एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए। उसके बाद एक और बहुत बड़ा फैसला इस मुल्क के अंदर आया, जो एम्प्लॉयज़ एक्ट किए गए थे पीपल्स पार्टी के दौर के अंदर आए, फिर उसके अंदर रिव्यू किया गया। तो जस्टिस मंसूर अली शाह का एक फ़ैसला है जिसके अंदर उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का काम री राइटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी नहीं है, रीडिंग इनटू द कॉन्स्टिट्यूशन भी नहीं है, और इंसर्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी नहीं है। तो अगर ये सारी चीज़ें इस तरह की हैं तो मेरा ये ख्याल ये है कि जब रिव्यू के अंदर मामला जाएगा या एक जजमेंट आएगी तो सुप्रीम कोर्ट किस तरह करेगी। लेकिन एक और चीज़ जो है डॉक्टर साहब, हमारी जो सुप्रीम कोर्ट की कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री है विद ड्यू रिस्पेक्ट जो है उसके अंदर इनकंसिस्टेंसी है, और इनकॉम्पिटेंसी भी है सर, इनकॉम्पिटेंसी भी है, माजरत के साथ इनकॉम्पिटेंसी भी है। ये क्रिमिनल, ये सिविल मैटर के, क्रिमिनल मैटर्स के, या आपके बैंकिंग कोर्ट के वकील भी चले जाते हैं और कॉन्स्टिट्यूशनल पे फैसला करते हैं। अल्लाह नहीं डॉक्टर साहब, एलिवेशन का तो एक प्रोसेस है। अब आप पाकिस्तान के जितने भी बड़े पॉलिटिकल फैसले आए हैं, मार्शल लॉ से लेके आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स तक, और उसके बाद ये जो है कि रिसेंटली इन 4 साल के अंदर 3 साल के अंदर जो फैसले आए हैं उसके अंदर देखें कि दुनिया के किस मुल्क के अंदर जो है कभी सुप्रीम कोर्ट जो है मार्शल लॉ को वैलिडेट कर देती है, कभी उसके अंदर लॉ ऑफ नेसेसिटी ले आती है, कभी इलेक्शंस होने लगते हैं तो वो कहते हैं इलेक्शन शेड्यूल की तरफ चले गए हैं। जनरल मुशर्रफ का केस आए तो वो कहते हैं आपको हम 3 साल दे देते हैं। उसके बाद एक प्राइम मिनिस्टर को जो है वो खड़े करके कहते हैं कि आपकी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है, वो घर चला जाता है। फिर उसके बाद एक फैसला ये आता है कि आपका किसी चीज़ की इंक्वायरी है, और सुप्रीम कोर्ट हमें बार बार ये कह चुकी है कि ना हमारा काम इंक्वायरी है ना हमारा काम इन्वेस्टिगेशन है, लेकिन उसके बाद फिर एक प्राइम मिनिस्टर जो है वो घर चला जाता है। फिर उसके बाद आर्टिकल 63A का प्रीएम्प्ट रेफरेंस किया जाता है कि एक चीज़ हुई नहीं है, और सुप्रीम कोर्ट उसके बाद आर्टिकल 186 के ऊपर एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन जारी करती है। और अब ये मामला जो आप देख लें, जो आपके सामने मैंने 2 जजमेंट्स भी कही जो अभी भी इस चीज़ के अंदर आई, अब सुप्रीम कोर्ट के 2 जजेस ने जो व्यू दिया है वो 32 के करीब पॉइंट्स हैं। कभी किसी ने कहा है कि उन पॉइंट्स उन्होंने जो गलत रेज किए हैं, या वो पॉइंट्स जो हैं उनके अंदर लीगल बेसिस नहीं है, या वो पॉइंट्स जो हैं उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक नहीं कहे। हम सिर्फ अभी जा रहे हैं मेजॉरिटी के व्यू के ऊपर। हाँ, मेजॉरिटी जो है वो प्रिवेल अपॉन करती है, लेकिन मेजॉरिटी को ये चाहिए कि क्या एज ए सुप्रीम कोर्ट जो है हमारी जजमेंट्स के अंदर कंसिस्टेंसी है, क्या हम फैसला जो है वो आइन के ताबे करके कर रहे हैं या आइन से मुबर्रा करके कर रहे हैं। मैं जरा सा इस पे आऊंगा कि पार्लियामेंट को की एक जुरिडिक्शन है, उसकी भी जाहिर है वो इस्लामिक प्रोविजन के खिलाफ नहीं आ सकते, फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ नहीं, सिर्फ 200 आर्टिकल 200 मैं यही कह रहा हूं। इसी तरह 170 करता है, उसके अलावा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं। इसी तरह 175(2) जो है ना वो भी जुरिडिक्शन देती है आपके सुप्रीम कोर्ट को, और उधर एग्जीक्यूटिव को 97 देता। आइन सब बता रहा है। मेरा कहना ये है सर कि अगर सुप्रीम कोर्ट गैर आइनी फैसला करे, चाहे मेजॉरिटी कर ले,
सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के आइंदा आने वाले कभी जज, जैसे 62(1)(f) के साथ हुआ, या आपके जुल्फ़िकार अली भुट्टो वाला केस हुआ, या आपके परवेज़ मुशर्रफ को 3 साल वाला केस हुआ। मेरा कहने का मतलब है कि पार्लियामेंट अगर अपनी जुरिडिक्शन को इस्तेमाल करे और वो रीराइटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन या अमेंडमेंट कर सकती है, वो करे, तो आप तो उठा के उसको डस्टबिन में फेंक देते हो, जो चाहे कर दें आप। लेकिन अगर आप रीराइटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन करें और आप मुआवरा आइन फैसला करें, तो आप माने, हर सूरत में माने। सर इसका क्या हल है? बस आपके पास 1-1.5 मिनट है सर। डॉक्टर साहब, इसका सिर्फ एक ही हल ये है कि दुनिया भर के अंदर ये असूल ये है कि जो अदालत को अगर आप सही असिस्ट न भी करें, तो अदालत का ये काम है कि वो देखे कि मैं जिस कानून के नीचे फ़ैसला कर रही हूँ वो मेरी जुरिस्डिक्शन है या नहीं है। सिविल कोर्ट से लेके सुप्रीम कोर्ट तक पहला मामला जो है वो इनिशिएट इस तरह होता है कि क्या आपका दायरा इख्तियार है या नहीं है। अब चूँकि पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट सर अगर ऐसा, अब मैं आखिरी जुमला है सर, आखिरी जुमला, ऑफिस साहब टाइम खत्म हो रहा है। ये फैसला आप भी मानते हैं मुआवरा आइन है सर, या नहीं मानते? देखें सर एक लफ्ज है या नहीं है? देखें, सुप्रीम ये जो फैसला आया है, अदालत ने अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिट से एक्सीड किया है। एक्सीड किया है। अब अगर एक्सीड किया है तो इस फैसले को आईनी इदारों को मानना चाहिए, नहीं मानना चाहिए? बस सर 1-2 सेकंड आपके पास। देखें, नहीं ना डॉक्टर साहब अभी प्रीमेच्योर है। अभी सुप्रीम कोर्ट ने नहीं कहा कि मेरे इस फैसले को माने, अभी तो मामला उनकी कोर्ट के अंदर है। देखें वो क्या करते हैं। अगर वो यही फैसला देते हैं, अगर वो यही फैसला देते हैं तो फिर मानना चाहिए। चलें, अगर का लफ्ज लेता हूं। नहीं, देखें ना, देखें अल्टीमेट हमारा आर्बिट्रेटर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान सर खुदा के लिए फैसला देता है, अगर आपका फैसला गैर आईनी है तो अभी जजमेंट भी तो दिखाया है। आपने जजमेंट दिया है, कई जजमेंट है, 2 इख्तिलाफी नोट है। गैर आईनी गैर कानूनी फैसला नहीं माना जाए। मैं वक्त खत्म हो जाता है, किसी स्टेज पे मज़ीद बात करूंगा। वो बात कॉन्स्टिट्यूशनल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।